नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं और बहुत ही शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग करने वाले हैं शुरू। और मेरी क्लास में आ गया एक मस्कीटो जो कि मुझे काट रहा है बहुत तेज़ी से। मैं इसको मारने की सोच रही हूँ, पर चलिए तो आ जाओ जल्दी से भाई सभी बच्चे। क्लास को हम लोग कर रहे हैं शुरू। आप लोग बताएं एक बार, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी बच्चे? अगर हाँ तो यस बोलिए, नहीं तो फिर नो बोलिए। पर आप जब सुन ही नहीं पा रहे तो यस और नो का फिर कोई मतलब ही नहीं है। यस मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शानदार हैं सभी बच्चे, सभी को मेरी आवाज़ भी पहुंच रही है। चलिए भाई सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए आ जाइए, क्लास को कर रहे हैं हम लोग अब शुरू। तो नमस्ते नमस्ते नमस्कारम। तो भाई आप लोगों का जो केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल, इसी के बारे में आज हम करने वाले हैं फिर से एक और बार बातें। पीरियोडिक टेबल की बात चलेगी, आवर्त सारणी की बात चलेगी। तो आवर्त सारणी जो आपकी होती है पूरी एक टेबल जिसमें आप 118 तत्वों को रखते हो संजोकर, ये आपकी चल रही थी। तो भाई पीरियोडिक टेबल में हमने बात करी थी कि आप लोगों के 2 या 3 साइंटिस्ट मैंने आपको कल पढ़ाए। हमने डॉबरनियर पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था न्यूलैंड जी को। अब हम बात कर रहे थे मैंडलीव की। तो मैंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो टोटल एलिमेंट्स जो लिए थे 63 लिए थे, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लिया था? तो सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था आपने बताया यूरेनियम। तो प्यारे बच्चे हम लोग मैंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर रहे थे। तो मैंडलीव जी जो है, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंडलीव ने वास्तव में पीरियोडिक टेबल का स्वरूप तैयार किया था बच्चा। मैंडलीव जी जो थे, मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मैंडलीव ने वास्तव में ही क्या करा था बच्चा? आवर्त सारणी को एक कॉपी और पेन पर स्वरूप दिया था। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आवर्त सारणी का स्वरूप कैसा होगा, कैसी दिखेगी आवर्त सारणी, कैसा होगा आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर। तो ये बात बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे मैंडलीव। तो मैंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी, इसी पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले कॉपी और पेपर पर उतारा गया था। तो पेपर पर बनने वाली आवर्त सारणी थी ये, पेपर की आवर्त सारणी भी इसको कहा जाता है। तो यही आवर्त सारणी थी जो सबसे पहले एक पेपर पर तैयार की गई। ठीक है, पेपर की आवर्त सारणी थी बेटा ये। तो ये पेपर पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानी जाती है। पेपर पीरियोडिक टेबल बोले तो पेपर पर बनाया था इसको किसने? मैंडलीव ने। तो सबसे पहले आवर्त सारणी का जो स्वरूप था वो तैयार करा था किसने? आप बताओगे, मैंडलीव जी ने। ठीक है, अब मैंडलीव जी ने आवर्त सारणी की जो संरचना बनाई थी वो संरचना कैसी थी? तो मैंडलीव ने क्या कहा कि आवर्त सारणी जो होगी इसमें कुछ क्षैतिज रेखाएं होंगी और कुछ होंगी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो मैंडलीव ने कहा कि पीरियोडिक टेबल में 2 तरीके की रेखाएं खींची जाएंगी। कैसी कैसी रेखाएं होंगी? क्षैतिज रेखाएं होंगी और प्यारे बच्चे होंगी कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अगर ऊर्ध्वाधर रेखाओं की बात करें इस तरीके से खड़ी रेखाएं, जिनको आप खड़ी रेखाओं के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और कहा कुछ होंगी ऐसे क्षैतिज रेखाएं, यानी कि लेटी हुई रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं होंगी लेटी हुई रेखाएं। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं, या ऐसा समझो कि ये जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं, जिनको मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ, लो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको अच्छे से। तो ये जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं स्तंभाकार, स्तंभ की तरह, पिलर की तरह खड़ी हुई हैं ऊपर से नीचे को, इनको आप लोग कहते हो ग्रुप। ये क्या है बच्चा? ये है ग्रुप, ये है समूह, ये है आप लोगों के समूह। तो ये जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जो आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे को जो आ रही हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं, इनको कहा जाता है ग्रुप।
अरे भैया, अब बफरिंग नहीं होगी, अब सब कुछ सही चल रहा है। अब आवाज भी आएगी, बफरिंग भी नहीं होगी, अब सब कुछ सही है। आराम से पढ़ो, ठीक है। सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कमेंट मत करो, रुक जाओ, आराम से चीजों को सीखो, आराम से चीजों को पढ़ो, ठीक है। देखो, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो ऊपर से नीचे को जो रेखाएं आती हैं इनको क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे को जो रेखाएं आती हैं इनको कहते हैं समूह। और समूह कितने थे पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 समूह थे। पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने समूह थे। अब आवाज आ रही है, आराम से क्लास को पढ़ लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब आवाज भी आ रही है और बफरिंग भी नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ, एकदम से मैसेज करने मत लगा करो, 2 मिनट 1 मिनट देख तो लिया करो कि हाँ इशू ठीक हुआ है या नहीं। आवाज अब बिल्कुल आ रही है। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये जो लेटी हुई रेखाएं थी, ठीक है, ये जो लेटी हुई रेखाएं थी जिनको आप कहते हो प्यारे साथियों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लेटी हुई रेखाएं थी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ये कितनी थी या इनको क्या कहते थे? तो ये जो क्षैतिज रेखाएं थी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा यानी झुकी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, इनको नाम दिया गया आवृत का। इनको कहा गया आवृत। ये क्या थी? ये थी आवृत, यानी इनको कहा गया पीरियड, इनको कहा गया पीरियड्स बेटा। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने आवृत थे, कितने पीरियड्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? आप बताओगे 7। तो देखो 4-5 तरीके के क्वेश्चन अकेले यहां से बनते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे को जो रेखाएं थी उनको क्या कहा? उनको कहा समूह, जो आपको सफेद रंग में दिख रही हैं। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में समूह कितने थे? 8 थे। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो लेटी हुई रेखाएं थी, है ना, लेटी हुई रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इनको क्या कहा? इनको कहा गया पीरियड यानी कि आवृत। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे? तो बताओगे 7 थे, 7, ठीक है। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मेंडलीव जी थे इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, या मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेसिकली कैसी दिखती थी, ठीक है। चलिए, तो आपको दिखाया जाए कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी थी। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी प्यारे साथियों, वो आप लोगों को जो दिखती थी कुछ इस तरीके की दिखती थी, ठीक है। अभी मैं 1 सेकंड आपको दिखाती हूँ मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जी ने जब पेपर पर पहली बार पीरियोडिक टेबल को बनाया था, इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट थे। और अब क्लास सही चल रही है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। अब क्लास सही चल रही है ना बेटा? चलिए आ जाइए। हाँ, अब बफरिंग नहीं हो रही है, अब क्लास सही चल रही है। आज नेटवर्क दिक्कत हो रहा है बेटा, नेट का इशू हो रहा है। तो चलो आओ, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मैं सब बच्चों के कमेंट दिख रही हूँ, जो तुम एक तरह एकदम से कमेंट करते हो ना, तो कमेंट्स भागने लग जाते हैं पूरे, ठीक है। मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। कमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी क्लास रुकती है मुझे दिख जाता है कि क्लास रुकने वाली है, और कमेंट सबके मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। खराब आदत किसी की भी नहीं है। कमेंट्स जब हजारों चलेंगे तो भैया कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। समझ में आई? आवाज आपको आ रही है मेरी? ठीक बेटा, चलिए। तो अब क्लास सही चल रही है ना सभी बच्चों को? अब मेरी आवाज भी आ रही है। चलिए आइए बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेंडलीव जी जो थे इनकी पीरियोडिक टेबल जो थी बेटा, इसमें जो ऊपर से नीचे को लाइनें थी वो समूह थी, और लेटी हुई लाइनें पीरियड थी। पीरियड 7 थे, समूह 8 थे। अब ये भाई साहब जी ओपन हो जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि मेंडलीव जी जो थे, ये मेंडलीव है बेटा, इन मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। ऐसी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या करा था बच्चा? एक जीरो ग्रुप भी बनाया था। देखो दिख रहा है ना जीरो ग्रुप, ये रहा जीरो ग्रुप। तो मेंडलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह खाली भी छोड़ी थी।
बीच बीच में खाली जगह भी छोड़ी थी, क्योंकि मैंडलीव जी जो थे इनके अंदर एक्स्ट्रा एटीट्यूड नहीं था। डॉबेनियर जी जब आए, उन्होंने 56 तत्वों को लेकर पीरियोडिक टेबल बनाई और उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में एलिमेंट खोजे ही नहीं जाएंगे, 56 एलिमेंट है, वे 56 ही रहेंगे हमेशा, आगे और नए तत्वों की खोज ही नहीं होगी। लेकिन जब मैंडलीव जी आए तो 56 से 63 तत्व हो चुके थे और नए तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो इनको एक बात समझ में आ गई कि भाई भविष्य में और भी जो एलिमेंट हैं वो खोजे जाएंगे, भविष्य में और भी एलिमेंट खोजे जाएंगे। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में खाली जगह भी छोड़ी थी। ठीक है, तो खैर वो हम अभी बातें करेंगे मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो फिलहाल आपको नजर आ रही है मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये जो ऊपर से नीचे को आपको लाइनें दिख रही हैं बेटा, ये हैं समूह। तो कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने समूह थे? 8 समूह। और ये जो आपको ऐसे जाती हुई लाइनें दिख रही हैं, ये हैं प्यारे बच्चों पीरियड, ये हैं आवृत। तो आवृत कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या थे बच्चा? आवृत। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये चीजें आपको पूछी जाती हैं। चलिए आइए वापस से बात करते हैं मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी तथ्य है। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सीमाएं क्या थी? मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सीमाएं, मैंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? भाई इनकी आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी? आपको सीमाएं पूछी जाती हैं, कमियां पूछी जाती हैं। तो मैंडलीव की आवर्त सारणी की लिमिटेशंस क्या थी? क्या क्या इनके आवर्त सारणी के अंदर कमियां थी बेटा? तो लिमिटेशन आपको पूछी जाएंगी, कमियां पूछी जाएंगी। तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि प्यारे बच्चे इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन को कभी कहीं रख देते थे, कभी कहीं रख देते थे। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में एक ये कमी या एक सीमा ये थी कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं था। तो ये भी आपको पूछा जाता है पेपर में कि निम्नलिखित में से मैंडलीव की आवर्त सारणी की इनमें से कौन सी कमियां रही? तो बताओगे पहली कमी ये थी। तो लिखना नॉट फिक्स प्लेस, नॉट फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड प्लेस फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं था, ठीक है बच्चा। चलो आ जाओ आगे बात करेंगे। हाँ जी, आपका 2.0 बैच भी आएगा, वो तो मेरे ख्याल से हाँ अवसर है ना, अवसर 2 भी आएगा, वो आप लोगों का सितंबर के मंथ में शुरू होगा। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। दूसरी लिमिटेशन क्या थी भाई? दूसरी लिमिटेशन ये थी कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को जो कम द्रव्यमान वाले तत्व थे उनसे पहले रख दिया। तो मैंने कल आपको बताया था ना कि मैंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो आधार क्या लिया था? परमाणु द्रव्यमान ही आधार लिया था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब इन्होंने तत्वों को रखा तो परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखना था, सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि गड़बड़ कर दी बीच में, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था उसको तो पहले रख दिया और जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था उसको बाद में रखा। तो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया। अधिक, दूसरी कमी क्या थी? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को, अधिक परमाणु द्रव्यमान, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा, पहले रखा, ठीक है। तो लिखेंगे मोर एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक मास, मोर एटॉमिक मास एलिमेंट्स प्लेस फर्स्ट, प्लेस्ड फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। पहले रख दिया अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को। जैसे कि आ जाओ फिर से देखो, यहाँ पे आप सभी को नजर आ रहा है ना, बहुत अच्छे से देखो, कोबाल्ट है ना, और आगे नजर आ रहा है आपको निकिल। तो अगर कोबाल्ट के परमाणु द्रव्यमान को देखें तो 58.9 है। अगर हम निकिल के परमाणु द्रव्यमान को देखें तो कितना है? 58.7 है। मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि किसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है? कोबाल्ट का ज्यादा है या निकिल का ज्यादा है? तो आप बताएंगे मैम निकिल का कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है।
कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, जो कि 58.7 से ज्यादा है। तो पहले कम द्रव्यमान वाला तत्व आना था, बाद में आना था ज्यादा द्रव्यमान वाला तत्व। क्योंकि इन्होंने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे को आओगे तो तब भी आपको परमाणु द्रव्यमान बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे प्यारे बच्चे लेफ्ट से राइट को, तो तब भी आपको परमाणु द्रव्यमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बात इन्होंने बताई और अपनी बात में उलझ गए, अपनी बात में ये उलझ गए बेटा। तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दी कि कोबाल्ट को तो पहले रख दिया और निकिल को रख दिया बाद में। तो एक कमी तो हमने ये पकड़ ली। दूसरी कमी ये कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को कभी यहाँ रख देते थे पहले ग्रुप में, और हाइड्रोजन को कभी रख दिया जाता था हैलोजन के साथ यहाँ पर। ये जो 7वां ग्रुप है इसमें रख देते थे हैलोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की भी फिक्स स्थिति नहीं थी। दूसरी गलती ये थी, अब यहाँ पर भी देखो जरा, ओस्मियम जो है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 194 है, और इरिडियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान है 192। तो भाई ओस्मियम को पहले रखना था या इरिडियम को पहले रखना था, ये बताओ। ओस्मियम का परमाणु द्रव्यमान 194 है और इरिडियम का है 192, तो ज्यादा ओस्मियम है। पहले रखना था किसको? इरिडियम को, फिर रखना था ओस्मियम को। तो एक और गलती ये रही भाई इनकी, है ना। तो बीच बीच में इन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी थी बेटा। आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो एक कमी ये हो गई। तो ये 2 कमियां थी प्यारे बच्चे मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेनली जो आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इनकी पीरियोडिक टेबल की मैं तीसरी बात भी लिख देती हूँ कि भाई इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मतलब इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। ये तो कमियां हो गई, अब बात करते हैं विशेषताएं कि क्या अच्छी बात थी इनकी पीरियोडिक टेबल में। इनकी पीरियोडिक टेबल की इंपोर्टेंस क्या क्या थी, ठीक है, क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या क्या इंपोर्टेंस थी इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में अगर अच्छी बातें देखें तो सबसे पहली बात थी कि इन्होंने खाली स्थान छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल में। खाली स्थान छोड़ा बेटा, ठीक है। इनकी पीरियोडिक टेबल में आपको खाली स्थान मिलेगा, एम्प्टी स्पेस मिलेगा। मैम इस एम्प्टी स्पेस से क्या होगा भाई, भविष्य में जो नए तत्व खोजे जाएंगे उनको रखा जा सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो खाली जगह छोड़ दी थी कि भविष्य में इस अवधारणा के साथ कि भविष्य में इन्हीं के जैसे नए एलिमेंट भी खोजे जाएंगे। और दूसरा, इन्होंने इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था, जीरो ग्रुप था। जीरो ग्रुप, शून्य समूह था बेटा इनकी पीरियोडिक टेबल में, शून्य समूह था। और यही शून्य समूह नई पीरियोडिक टेबल में कौन से में बदल गया, 18वें ग्रुप में बदल गया। 18वां समूह बना ये फ्यूचर में जाकर, तो यही 18वां समूह बना बेटा। तो पेपर में आता है कि जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कौन सा ग्रुप था जो 18वें समूह में कन्वर्ट हो गया। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में था जीरो ग्रुप, दिख रहा है आपको जीरो ग्रुप, ये रहा बेटा जीरो ग्रुप, ये ना जीरो ग्रुप है ये पूरा। तो ये जो जीरो ग्रुप था मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, भविष्य में यही 18वां ग्रुप बना जाकर। तो जीरो ग्रुप किसकी पीरियोडिक टेबल में था, मैंडलीव की, और यही भविष्य में कौन सा समूह बना बेटा, 18वां समूह बना जाकर, ठीक है। क्लियर, ठीक है बेटा। डीपी मेरी जान है, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने मैंडलीव की पीरियोडिक पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल, जिसमें मैंडलीव जी ने सबसे पहले पेपर पर एक पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसमें कुछ रेखाएं खींची थी, कुछ रेखाएं समूह थी, कुछ रेखाएं आवृत कहलाई। समूह थी ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं जिनकी संख्या कितनी थी, 8। लेटी हुई रेखाओं को बोला पीरियड थे 7। अब इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी। कमियां पहली ये कि हाइड्रोजन को इन्होंने कोई सही स्थान नहीं दिया, और दूसरा अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद
में रखा। विशेषताएं क्या क्या थी कि भाई खालिस्तान छोड़ दिया और प्यारे बच्चों जीरो ग्रुप भी बनाया जो भविष्य में 18वां ग्रुप बनकर सामने आया। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मैम जब ये इन्होंने मैनलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी तो उस खाली जगह को भविष्य में जब भरा गया तो कौन से तत्वों से भरा गया? तो प्यारे बच्चे ये तत्व थे एका बोरोन। सबसे पहले है एका बोरोन। तो बोरोन फैमिली में भी इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी। ये जितनी भी आपको पिंक कलर से जगह दिख रही है ना बेटा, जितनी भी पिंक कलर से आपको जगहें दिख रही हैं ये सब खाली जगह है पीरियोडिक टेबल की। तो जितना भी आप गुलाबी रंग देख रहे हो पीरियोडिक टेबल में ये सब खाली जगह थी बेटा, ठीक है। और भविष्य में इन्हीं को नए तत्वों से भरा गया। तो जैसे कि ये बी है, बी, तो इस ग्रुप थर्ड में आपको नीचे दिख रही है खाली जगह। तो ये जो खाली जगह है बेटा इसमें पहला तत्व, इसका पहला तत्व है बी यानी बोरोन। तो एका का मतलब होता है खाली जगह और बोरोन मतलब बोरोन फैमिली में जो खाली जगह थी उसको किससे भरा गया? तो बोरोन की जगह आया स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की जगह आ गया गैलियम। तो ये आपको पूछेगा पेपर में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, लिख लीजिए। तो एका बोरोन को किससे भरा गया? आप बताओगे स्कैंडियम से। स्कैंडियम, स्कैंडियम नया तत्व था जो खोजा गया, इसी से भरा गया भाई फ्यूचर के अंदर किसको? बोरोन वाली खाली जगह को। तो आपको पूछेगा एका बोरोन को किससे भरा गया? आप कहोगे स्कैंडियम से। अच्छा, एका एल्युमिनियम को किससे भरा गया? तो एका एल्युमिनियम जो था, एका एल्युमिनियम को भविष्य में भरा गया जर्मेनियम से। किससे? जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम से गैलियम से भरा गया। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो आप लोग बताओगे गैलियम से भरा गया। गैलियम। मुझे मस्कीटो ना बहुत काट रहा है, ये इस बार आएगा ना इसको बताऊंगी। पैर में भी काट लिया इसने मेरे। एका एल्युमिनियम जिसको भरा गया भविष्य में गैलियम से बेटा, ठीक है। ये भी पूछेगा। अच्छा आगे आओ, आगे बात करें कि एका सिलिकॉन को किससे भरा गया? एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे भी खाली जगह छोड़ी तो एका सिलिकॉन को भरा गया जर्मेनियम से, ठीक है। जर्मेनियम, एका सिलिकॉन को भरा गया था जर्मेनियम से। ये ना आपको पेपर में पूछे जाएंगी सारी चीजें। तो ये पूछा जाता है कि मैनलीव की आवर्त सारणी में जो एका बोरोन था भविष्य में उसको किस तत्व से भरा गया? तो आंसर लगाकर आना स्कैंडियम। मैनलीव की आवर्त सारणी में जो एका एल्युमिनियम था उसकी जगह भविष्य में कौन सा तत्व आया? तो बताओगे गैलियम आया। मैनलीव की आवर्त सारणी में जो एका सिलिकॉन था उसकी जगह कौन सा तत्व रखा गया? तो बताएंगे जर्मेनियम। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जो मैनलीव थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था। जैसे कल मैंने आपको 2 नियम बताए थे। भाई त्रिक नियम किसने दिया था? सारे बच्चे बताओ मुझे, त्रिक नियम किसने दिया था? मैम आज क्लास थोड़ी छोटी लीजिएगा क्योंकि दूसरी क्लास 4 से 6:30 ज्यादा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताएं कि आपको कल मैंने बताया था कि त्रिक नियम किसने दिया था। तो आप लोग बताएंगे कि त्रिक नियम दिया था प्यारे बच्चों किसने? डॉबरनियर ने। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि भाई आपको अष्टक नियम किसने दिया था? सारे गामा पाधा नीसा। तो ये आपने पढ़ा और ये दिया था आपको किसने? आपने बताया न्यूलैंड जी ने। अब हम बात करते हैं मैनलीव की। तो ये कैसे पीछे रह जाते? तो आवर्त नियम किसने दिया था? ये भी आपको पूछेगा। तो आवर्त नियम किसने दिया बेटा? पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि पीरियोडिक लॉ को दिया था मैनलीव ने। तो पीरियोडिक लॉ किसने दिया था आप लोगों को पूछेगा। आप बताएंगे मेंडलीव जी ने दिया था पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मेंडलीव जी जो थे इन्होंने दिया था पीरियोडिक लॉ। अच्छा मैम इस लॉ के अंदर, इस नियम में मेंडलीव जी ने क्या बात बताई? तो आवर्त नियम के अंदर मेंडलीव जी ने बताया था कि जब भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे तो तत्वों के जो गुण धर्म होंगे या तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फनल होंगे। चलिए लिख लीजिए फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे तत्वों के
इन्होंने क्या कहा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, यानी तत्वों के अंदर जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, है ना, उनके परमाणु द्रव्यमान के, क्योंकि इन्होंने तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही बनाई थी पीरियोडिक टेबल, गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फनल होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त फनल होते हैं। ये एक नया शब्द दिया था बेटा इन्होंने, आवर्त फनल होते हैं, ठीक है, आवर्त फनल होते हैं। समझ में आई बात? तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि आवर्त नियम क्या था। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फनल, यानी एक टाइम के बाद जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे। यानी एक टाइम के बाद तत्वों के गुणधर्मों की पुनः आवृत्ति होती है, यानी कि जो गुणधर्म किसी एक एलिमेंट के हैं वही गुणधर्म पूरी आवर्त सारणी में दूसरे एलिमेंट के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो तत्वों के गुणधर्म रिपीटेशन में चलते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। ये बात इन्होंने बताई थी। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवृत्ति, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फनल होते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। बेटा ये वर्ड जो था ना पीरियोडिक फंक्शन, ये किसने दिया था, पूछा जाता है, तो ये मैनलीव ने दिया था। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, पीरियोडिक फंक्शन, देखो आया है मस्कीटो मेरे पास, खलास, पीरियोडिक फंक्शन बच के निकल गया बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, periodic function of their atomic mass, of their atomic mass। तो भाई ये आपको डेफिनेशन पूछ लेता है पेपर में कि मैनलीव के आवर्त नियम के अनुसार कौन सा कथन सही होता है, ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। फनल का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, रिपीट होना। तो आवृत्ति फनल होते हैं, रिपीट होते हैं बेटा, ठीक। चलिए, तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन जो आवर्त नियम के बारे में आती है, जो कि मैनलीव ने दिया था। तो मैनलीव से इतना कुछ पढ़कर जाना। अब आ जाओ, बात करते हैं चौथे साइंटिस्ट की, ठीक है, बात करेंगे चौथे साइंटिस्ट की। तो भाई आवर्त सारणी से संबंधित जो चौथे साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी मोजले, और भैया वास्तव में यही ले गए मौज, हेनरी मोजले ही ले गए भैया मौज। क्यों? क्योंकि हेनरी मोजले ने ही जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थी। तो हेनरी मोजले ने मौज ले ली, और भैया इनकी पीरियोडिक टेबल ही आज तुम पढ़ते हो। जो पीरियोडिक टेबल मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो इन्हीं की थी, हेनरी मोजले की। तो हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल को किस नाम से जानते हैं? इनकी पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है दीर्घाकार, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल को। तो पेपर में आती है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी किसने बनाई, तो आप बताओगे हेनरी मोजले ने। इनकी आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, यानी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, आप बताओगे हेनरी मोजले ने बनाई थी 1913 में। ये भी पूछता है। तो 1913 में आए हेनरी मोजले, और इन्होंने ये जो मैनलीव की आवर्त सारणी थी इसी को नया स्वरूप दिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैनलीव की आवर्त सारणी को नया स्वरूप देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो इन्होंने ही क्या करा था, मैनलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उनको दूर करा। मैनलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, इन्होंने मैनलीव की आवर्त सारणी में सुधार किया था बेटा। तो ये आपको पूछेगा पेपर में, आवर्त सारणी में सुधार किया, तो इन्होंने किया था मैनलीव की आवर्त सारणी में सुधार, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हेनरी मोजले आए और मैनलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उनको क्या करा, इम्प्रूव करा। तो आप लोग बताएंगे इम्प्रूव्ड मैनलीव आवर्त, मैनलीव पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने मैनलीव पीरियोडिक टेबल को क्या करा था, सुधारा था बेटा। अच्छा मैम, क्या क्या चेंजेस इन्होंने करे थे मैनलीव की पीरियोडिक टेबल में? तो भाई इन्होंने ना
मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो सुधार करे वो ये कि मैंडलीव ने तो अपनी पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर बनाई थी, बताना जल्दी। आज की क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ कि किसके आधार पर बनाई थी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताओ। भैया कहाँ अपराधी हूँ, वो तो भाग गया, निकल के भाग गया, नहीं मरा, बच गया, तो बताओ जल्दी से आप सभी, जल्दी से बताओ भाई। तो ये जो आप लोगों की पीरियोडिक टेबल थी जिसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं, हाँ जी बेटा बिल्कुल, इसी को दीर्घाकार सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, अभी इनके नियम का ही नाम है आधुनिक नियम, तो वो लिखवाऊंगी, ठीक है। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आधार क्या था, एटॉमिक मास था बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो इन्होंने वही बदला, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसका आधार लिया परमाणु द्रव्यमान, नहीं परमाणु क्रमांक। तो ये पेपर में आता है कि किसकी पीरियोडिक टेबल का आधार परमाणु क्रमांक था, तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल का जो आधार रखा वो था परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा क्या भसड़ मचा रखी है, बार बार आते हो और भैया एटॉमिक मास के आधार पर पीरियोडिक टेबल को बना डालते हो और वो बार बार कमियां निकलती हैं उसमें, छोड़ो, सीधा सीधा एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाओ, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसे ऊपर रखो, फिर नीचे को ले आओ घटते क्रम में, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल का आधार रखा परमाणु क्रमांक, जो कि बिल्कुल सही था, और इसीलिए इनकी पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई, ठीक है। इन्हीं की पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, इन्हीं की पीरियोडिक टेबल थी आधुनिक आवर्त सारणी। तो पेपर में आएगा आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो बताना हेनरी मोजले ने। तो इनकी आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है इसको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, तो बताएंगे हेनरी मोजले ने, ठीक है। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट लिए बेटा, 118 तत्व। तो अपनी इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कितने एलिमेंट को लेकर पीरियोडिक टेबल बनाई, 118। मैंडलीव ने 63 को लिया था, जबकि 1913 में 118 तत्व हैं जिनकी खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने 118 तत्वों को रखा अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो तत्व ज्यादा थे, तो ऑब्वियस सी बात थी आवर्त सारणी भी बड़ी हो गई। अब बड़ी आवर्त सारणी हो गई तो मोजले जी ने अपनी आवर्त सारणी में कितने ग्रुप रखे और कितने पीरियड रखे। तो जब आपने मैंडलीव की बात करी तो मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समूह जो थे 8 रखे थे और आवर्त जो थे वो 7 रखे थे। अब तत्व ज्यादा हो गए, ज्यादा तत्व में तो समूह की संख्या भी बढ़ानी पड़ी, और भैया आवर्त जो थे वो उतने ही थे बेसिकली। तो आपको पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में या हेनरी मोजले की सारणी में समूह की संख्या कितनी थी, ग्रुप कितने थे, तो ग्रुप 8 से हो गए प्यारे साथी 18। तो ग्रुप ज्यादा हो गए, इसीलिए इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ग्रुप की संख्या 8 से 18 हो गई थी बेटा, ठीक है। और पूछ ले मैम पीरियड कितने थे, पूछ ले आप लोगों को कि आवर्त कितने थे, पीरियड कितने थे, तो पीरियड यानी कि आवर्त की संख्या जो थी वो कितनी थी, वो उतनी थी जितनी पहले थी, 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या बढ़ गई, 8 से ग्रुप 18 हो गए, इसीलिए इसको लॉन्ग या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े अब हम लोग। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपको दिखाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसे दिखती थी। तो भाई ये है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। या आप इसको देखें तो ये है आप लोगों की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है प्यारे साथियों आधुनिक आवर्त सारणी। आपको दिख रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको बनाया था किसने, आप बताएंगे हेनरी मोजले ने, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ और चीजें जो आप लोगों को पढ़नी है। देखिए इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग देखेंगे, ये आपको दिख रही है बेटा, एक बार बताएं मुझे, दिख रही है ना। तो ये है आप लोगों की पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, ये है पूरी आवर्त सारणी। मैम आवर्त सारणी को पढ़ते कैसे हैं, तो जब आप किसी आवर्त सारणी को पढ़ते हो तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऊपर से जब नीचे को आते हैं तो ग्रुप आते हैं बेटा। तो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, और ये रहा 18वां ग्रुप।
तो पीरियड ग्रुप जो थे इनकी संख्या 8 से हो गई 18 दीर्घाकार आवर्त सारणी में। ठीक है, ये वाली जो साइड हो जाती है ये हो जाती है राइट, ठीक है, और ये वाली जो साइड हो जाती है ये हो जाती है लेफ्ट, ये हो जाती है बच्चा लेफ्ट। आवर्त सारणी को जब आप पढ़ते हो तो इधर हम राइट वाला हिस्सा पढ़ेंगे, उधर हम लेफ्ट वाला हिस्सा पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप नीचे को देखोगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आवर्त। तो इनकी संख्या अगर आप गिनोगे तो ये हैं 7, इसको मत गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके। तो पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ते हैं? ऊपर से नीचे को जो आ रहे हैं वो ग्रुप है, ग्रुप 18 हो गए, इधर वाली साइड राइट है, उधर वाली साइड लेफ्ट है। ठीक है, अब ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको कहते हैं ग्रुप, वो आवर्त, और आवर्त कितने हैं? 7 है। अच्छा मैम, पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने क्या ब्लॉक्स में भी बांटा है? पूरी पीरियोडिक टेबल खंडों में भी बटी हुई है बेटा, ब्लॉक्स में भी बटी हुई है। ठीक है, हैं? आदित्य पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। मैम ये क्वेश्चन नहीं आता क्या कि डोस गैस धातु कितने आवर्त सारणी में? अच्छा, कितने धातु हैं, कितने, मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं ये चीजें आपको अभी बताऊंगी। ठीक, चलो समझो। देखो, अब हमने बात करा कि आवर्त सारणी में जो सबसे पहले मतलब जो आवर्त सारणी है इसको ब्लॉक में बांटा हमने, 4 ब्लॉक में। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगर आप देखोगे पहला और दूसरा जो है ग्रुप, पहला और दूसरा ग्रुप ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। कौन से ब्लॉक में आते हैं भाई? एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो पेपर में आएगा कि एस ब्लॉक के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं आवर्त सारणी के, तो पहला और दूसरा ग्रुप आता है एस ब्लॉक में। अच्छा मैम, नंबर 3 से लेकर नंबर 12 तक के ये जो पूरे ग्रुप हैं ये आते हैं डी ब्लॉक में। ये आते हैं बच्चे किसमें? डी ब्लॉक में। ठीक है, अच्छा मैम 13 से 18 जो है ये कौन से ब्लॉक में आते हैं? ये आते हैं पी ब्लॉक में, ये आते हैं बच्चा पी ब्लॉक में। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछा जाएगा मैम चौथा ग्रुप कौन सा? तो ये जो नीचे को दिख रहा है ये होता है एफ ब्लॉक। तो पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, पूरी आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा गया है। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? पहला और दूसरा। मैम डी ब्लॉक में 3 से 12 तक के जो ग्रुप हैं डी ब्लॉक में आते हैं, और डी ब्लॉक में सारी की सारी मेटल है, और जिनको आप संक्रमण धातुओं के नाम से भी जानते हो, भी लिखवाऊंगी। पी ब्लॉक में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, धातु भी मिलेंगे, उपधातु भी मिलेंगे और अधातु भी मिलेंगे, और ये आता है आपका 13 से 18वें ग्रुप की तरफ। और नीचे की तरफ आपको एफ ब्लॉक मिलता है जिसमें आप लोगों को थोरियम, यूरेनियम ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ देखने को मिलते हैं। ये एक्टिनोइड और लैंथेनोइड श्रेणियां हैं जो एफ ब्लॉक में आती हैं। तो चलिए भाई अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा 4 या 5 तारीख तक आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए तो बेटा आइए बात करते हैं हम लोग। मैम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी आवर्त सारणी जो है ये बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी एस ब्लॉक की, सबसे पहले बात करी हमने एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं आपको पूछेगा। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप को रखा गया है बेटा, कौन कौन से समूह हैं जो एस ब्लॉक में आते हैं? आपने बताया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। और ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1 जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको कहा जाता है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं हैं बेटा जो ग्रुप 1 में आती हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे इनको कहा जाता है क्षारीय धातुएं। तो इनको हम एल्केली मेटल कहते हैं, एल्केली मेटल या एल्केलाइन मेटल कहते हैं इनको। समझ में आ गई बात? तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी तत्व रखे हुए हैं सारे के सारे धातु हैं, इनको हम एल्केली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ग्रुप फर्स्ट के अंदर भैया, ग्रुप फर्स्ट जो है इसमें सारी की सारी धातुएं हैं सिवाय एक के, सिवाय एक के।
मैम जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन आती है बेटा। क्या आती है? हाइड्रोजन। दिख रहा है ग्रुप फर्स्ट में ये रखी हुई हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ रखी हुई है। तो भाई हाइड्रोजन जो है ये तो अधातु है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये होती हैं धातुएं, ये होती हैं मेटल। तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपको टोटल पूछता है कि एस ब्लॉक में कितनी धातुएं, कितने तत्व हैं एस ब्लॉक में, तो भाई ये दोनों ग्रुप मिलकर बना रहे हैं एस ब्लॉक को, तो बस दोनों के अंदर कितने मेटल हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या है? 13 एलिमेंट है दोनों के अंदर। लेकिन मैडम अगर हम बात करें इन 13 में से कितने धातु हैं और कितने अधातु हैं, तो 13 में से 12 तो हैं धातुएं और 1 है अधातु जो कि हाइड्रोजन है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों को कि अगर आपको पूछे कि एस ब्लॉक जो होता है बच्चा, एस ब्लॉक के अंदर कुल कितने तत्व होते हैं, कुल तत्व कितने हैं एस ब्लॉक में, कुल तत्व कितने हैं एस ब्लॉक के अंदर, कुल तत्व कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं? आप लोग बताएंगे कि टोटल एलिमेंट जो हैं, टोटल एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं? आप बताएंगे 13, ठीक है। 13 में से कितनी धातुएं हैं? 12 तो धातुएं हैं, 13 में से 12 धातुएं हैं, 12 मेटल है, ठीक है। और प्यारे साथी एक है अधातु, एक है अधातु, एक अधातु है जो कि हाइड्रोजन है, एक अधातु है नॉन मेटल है, एक अधातु है नॉन मेटल है जो कि क्या है प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर? अब बताओ कोई दिक्कत? अच्छा मैम आपने हमें ये बता दिया कि जो ग्रुप एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कुल तत्व 13 हैं जिसमें से 12 धातुएं हैं और एक अधातु है हाइड्रोजन। अच्छा आपने ये भी बता दिया कि ग्रुप फर्स्ट जो है इनको कहते हैं क्षारीय धातुएं। तो ग्रुप सेकंड का भी कुछ नाम है क्या? तो हाँ भाई, ग्रुप सेकंड को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये भी पूछा जाता है। इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं या क्षारीय पृथ्वी धातुएं, ठीक है। तो क्षारीय मृदा या क्षारीय पृथ्वी यहाँ लिख देती हूँ, क्षारीय मृदा या क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को, ठीक है। एल्कली, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ या सॉइल मेटल, तो कुछ भी नाम से आ सकता है, एल्कली अर्थ या एल्कली सॉइल मेटल्स कौन से ग्रुप को कहते हैं? तो ग्रुप सेकंड को कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? इन कलर्स का कोई मतलब नहीं है, कलर्स तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए है बेटा, ये कलर्स तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैं पीरियोडिक टेबल को। समझ में आई बात? जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो पीले रंग का दिया हुआ है ये सारी नॉन मेटल है, तो पीले रंग में जो भी दिख रही हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल है, ठीक है। आगे आप लोगों को ये पर्पल कलर से दिया हुआ ये एल्कली मेटल है, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये जो ये सारी दी हुई है एल्केलाइन अर्थ मेटल है ऑरेंज कलर की, ठीक है। और ये ब्लू कलर में जो दिए हुए हैं ये सेमीकंडक्टर है, मेटेलॉइड्स जिसको आप बोलते हो, ये मेटेलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये है कलर का मतलब, समझाने के लिए कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। अब इससे आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कल की क्लास में, ठीक है बेटा, क्योंकि आज आपकी क्लास आगे आने वाली क्लास जो है वो काफ़ी लंबी है, तो थोड़ा तब तक आप रेडी कर लो अपने आप को, ठीक है। चलो हाँ क्लास ओवर कर दी है, अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल हम देखेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। चलो तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। कभी पढ़ा नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल को 2-1 बार देखोगे जैसे मैंने बताया तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है।